नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अभी तक हमने कोशिका के बारे में हम एक अच्छा खासा दूरी तय कर लिया। पहले तो हमने पहला क्लास में क्या देखा था कि कोशिका क्या है। कोशिका हमारी शरीर की सबसे छोटी जो है क्या है इकाई होता है। उसमें हमने देखा कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि कोशिका को बायोलॉजिकल भाषा में या टेक्निकल भाषा में जो है वो क्या कहा जाता है, साइटो। तो साइटो का अध्ययन साइटोलॉजी, लॉजी मतलब अध्ययन होता है। फिर हमने बताया था कि कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था, जो कि मृत कोशिका था, 1665 में किया उन्होंने। अपने क्या वो क्या कहता है कि माइक्रोग्राफी अपने सूक्ष्मदर्शी में ही, अपने द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी में देखा, ओक के वृक्ष के देखा उन्होंने, अमृत कोशिका के बारे में उन्होंने बताया और अपने पुस्तक माइक्रोग्राफिया में उसका चर्चा किया। फिर 1674 में, कुछ साल के बाद 1674 में, 1665 में रॉबर्ट हुक और 1674 में लीवेनहॉक, एंटोनी वान लीवेनहॉक आता है। उन्होंने बता दिया कि जीवित कोशिका के बारे में तालाब के जल से उन्होंने खोज कर दिया था। ठीक है, तो जीवित कोशिका हो गया। चूँकि कोशिका मरी हुई हो चाहे जीवित हो, तो मरी हुई कोशिका का खोज किसने, सबसे पहले कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने, इसलिए साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी, मतलब साइटोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। ठीक है, और बायोलॉजी का पिता अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा। फिर हमने बताया था कि स्लाइडेन और श्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया, जिसमें 3 बिंदु, फिर रुडोल्फ विर्चो आता है और चौथा बिंदु जोड़कर कोशिका सिद्धांत को पूरा कर देता है। 3 बिंदु क्या था उसमें, पहला हमने बताया कि पहला बिंदु है कि कोशिका जो है शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। दूसरा है कि एकल, मतलब कोशिका, अगर एक कोशिका का जीव है, एक कोशिका का शरीर है तो एक कोशिकीय जीव, और बहुत एक से अधिक है तो बहुकोशिकीय जीव। फिर हमने बताया था आपको कि एक कोशिकीय जीव जो होता है अमीबा, पैरामीशियम, ये सब है। और फिर आपको बताया हमने कि जो होता है, तीसरा पॉइंट जोड़ा कि जब तक शरीर में कोशिका में क्या चल रहा है, तो जैव रासायनिक क्रिया चल रहा है, तभी तक जीवन संभव है। अब वही सब क्रिया को हम देख रहे हैं कि कोशिका में क्या क्या क्रिया चल रहा है, और हम एक कोशिका को निकाल करके उसको जूम करके सूक्ष्मदर्शी से आपको दिखा रहे हैं और देख रहे हैं। ठीक है, ये एक कोशिका में इतना बात है। ये जो हमने पिछला क्लास में भी आगे देखा था कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। ठीक है ना। अच्छा, इसके पहले हम कुछ और देखें तथ्य के आधार पे कि सबसे बड़ी कोशिका जो होता है और सबसे छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा पूरी दुनिया में, ठीक है ना, और छोटी माइकोप्लाज्मा का मनुष्य में देखा हमने, अंडा जो होता है सबसे बड़ा, जो कि फीमेल में होता है, और मेल में स्पर्म होता है सबसे छोटी। ठीक है ना, और सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है मनुष्यों में। ठीक है, तो ये तो हमने देखा था। फिर हमने देखा कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कुछ संरचना के तौर पे अंतर। हमने बताया था कि ये है जो चौकोर होता है पादप कोशिका और गोल होता है जंतु कोशिका। ठीक है ना, चौकोर ये है, इसमें 2 परत पाया जाता है, जिसमें पहला कोशिका भित्ति होता है। ये कोशिका भित्ति के बारे में हमने पूरे डिटेल से आपको बताया कि ये जो होता है ये पूर्ण पारगम्य होता है। कैसा होता है, पूर्ण पारगम, मतलब छानने का काम ये नहीं करता है, ये चयनात्मक नहीं होता, ये निर्जीव होता है। कैसा होता है, निर्जीव होता है। ठीक है ना, ये जो है बड़े बड़े पेड़ पौधों में, जैसे आम, महुआ, नीम, बरगद, ये जितना भी बड़े बड़े दिखाई दे रहा है पेड़ पौधा, ठीक है ना, सब में जो होता है सेलुलोज का, शैवाल का जो है कोशिका भित्ति, वो भी सेलुलोज का बना होता है। और फिर हमने कहा कि जो कवक का कोशिका भित्ति होता है वो काइटिन का, और जीवाणु जो बैक्टीरिया होता है उसका पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। ये हमने कोशिका भित्ति में आपको बताया। ठीक है ना, फिर हमने बताया कोशिका झिल्ली, कि कोशिका झिल्ली क्या है। कोशिका झिल्ली बताया हमने कि ये चयनात्मक झिल्ली होता है, अर्धपारगम, मतलब जरूरी पदार्थ को ही जाने देता है, अपने से पार होने देता है, गमन करने देता है। ये जीवित होता है दोस्तों, सजीव होता है। ये जो होता है प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, वसा का बना होता है। कौन, कोशिका झिल्ली, जो कि पादप में दूसरी झिल्ली है और जंतु में एकमात्र झिल्ली है। ठीक है ना, हमने इसका कार्य बताया था कि इसका जो कार्य होता है चयनात्मक, जो
सिलेक्टिव होता है, वो सिलेक्टिव कण को जाने देता है। फिर ये जो है वो क्या किया था, विसरण और परासरण हमने इसी में बताया कि विसरण जो होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं का प्रवाह होना, वो क्या होता है विसरण। और कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, जैसे हमने बताया था कि झिंगुर जाता है हमारे हाथ जब ये पानी में हम ज़्यादा देर तक रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे हाथ में जो रिक्तिका होता है, कोशिका के रिक्तिका में जो पानी रहता है वो कम सांद्रता होता है, जो सर्फ वाला पानी रहता है उसके तुलना में उसमें चला जाता है, ठीक है। ये सब हमने पूरे डिटेल में आपको समझाया। फिर दोस्तों बताया हमने कि ये जो रिक्तिका है ये बड़ा होता है जंतु कोशिका में और छोटा छोटा होता है और अनेक संख्या में होता है पादप कोशिका में, ठीक है। क्योंकि पादप कोशिका को ज़्यादा मतलब कि पादप कोशिका में बड़ा और एक ही होता है एक कोशिका में, ठीक है ना, तो ज़्यादा जल की ज़रूरत होता है इसलिए बड़ा होता है, ये जल का संग्रह करता है, स्टोरेज करता है, ठीक है। और जंतु कोशिका में भी छोटा होता है रिक्तिका, ये भी जल का संग्रह करेगा। फिर हमने बताया माइटोकॉन्ड्रिया मतलब कि बहुत कम होता है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा एक्टिव होता है और ज़्यादा होता है इसके तुलना में, ठीक है। केंद्रक जो होता है इसमें भी पाया जाता है और केंद्रक इसमें भी पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक के बारे में आगे हम देखेंगे, यही पूरा कंट्रोल करता है कोशिका के सभी अंग को, ठीक है। कोशिका द्रव के बारे में हमने बताया कि गाढ़ा और लिपलिपा लसलसा चिपचिपा जो होता है पदार्थ को कोशिका द्रव कहा जाता है। लवक हमने बताया कि लवक जो है इसमें पाया जाता है पादप में केवल, जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाता है, ठीक है। लवक जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। यहाँ तक हमने दोस्तों पिछले क्लास में पूरी विस्तार के साथ हमने आपको बता दिया। अब दोस्तों हमने बताया था कि कोशिका द्रव और कोशिका झिल्ली के बीच में जो कोशिकांग होता है उस कोशिकांग के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? कोशिकांग। इस कोशिकांग में पहला दोस्तों हमने कहा था कि जो दोहरी झिल्ली होगा उसको देखेंगे, दोहरी आवरण वाला, ठीक है, और एकहरी आवरण या झिल्ली वाला और बिना झिल्ली वाला, बिना आवरण वाला, ठीक है। तो दोहरी झिल्ली में हमने माइटोकॉन्ड्रिया आपको बताया था और माइटोकॉन्ड्रिया और क्या, तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा लवक, क्या दोस्तों, तो लवक। एकहरी झिल्ली में हमने आपको क्या बताया, अंतःपरतः जालिका, गोल्गी का और लाइसोसोम, और इसमें राइबोसोम, बिना झिल्ली वाला में राइबोसोम और सेंट्रोज। तो आज हम माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के बारे में देखते हैं, ठीक है। जो कि माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा एक्टिव कहाँ रहता है, तो जंतुओं में रहता है, ठीक है, और लवक कहाँ रहता है, तो पादप में रहता है। तो दोनों का एक एक आज हम देख लेते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं कि दोनों हम आज देख लें, ठीक है। तो आइए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों ये आप समझना कि इसका सामान्य परिचय हम पहले आपको बता देते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय, ठीक है ना। मोटे मोटे तौर पे हम सामान्य परिचय इसका बताते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्तों वो दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, कोशिका का ही अंग है तो कोशिकांग। तो कौन सा झिल्ली वाला, ये दोहरी झिल्ली वाला हमने बताया माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। तो दोहरी झिल्ली वाला क्या है, कोशिकांग है, ठीक है ना। ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। इसे पावर हाउस, शरीर का पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा गृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? मानव शरीर या समझो कोशिका का, किसका, कोशिका का, इसे कोशिका का या शरीर भी आप कह सकते हो, कोशिका का पावर हाउस। पावर हाउस, पावर मतलब क्या होता है, ऊर्जा, और हाउस मतलब क्या होता है, घर। तो ऊर्जा का घर या ऊर्जा गृह, गृह मतलब भी घर होता है, तो ऊर्जा गृह कहा जाता है।
इसे कोशिका का क्या कहा जाता है? तो पावर हाउस ऊर्जा गृह। क्यों पावर हाउस कहा जाता है दोस्तों? हमने आपको बताया था कि इसलिए कहा जाता है रे, इसलिए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एटीपी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? इंट्रोडक्शन क्लास के दिन ही हमने बताया है आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया, हम एम से भी लिख देंगे आपको तो आप समझ लेना, काफ़ी लंबा हो जाता है, लिखने में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, ठीक है, जिसको कहा जाता है इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एडिनोसिन है ये दोस्तों, ठीक है। ट्राई फास्फेट, क्या? फास्फेट, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट होता है एटीपी। इसी एटीपी को हमारे शरीर को, यही एटीपी ऊर्जा देता है, जो कि कहाँ बना है? माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम एक होता है, वो आगे बताएंगे, उसमें बनता है, ठीक है ना। तो इसी से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होता है। तो ये तो पहले है। इसी एटीपी को दोस्तों एनर्जी कॉइन, COIN मतलब ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। मतलब ऊर्जा का सिक्का है, ऊर्जा देता है, तो ऊर्जा का ये क्या हो गया? सिक्का हो जाता है, ठीक है ना। हमने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन के मदद से ग्लूकोज का विखंडन करता है। जब एटीपी का निर्माण होता है तो इस दौरान एटीपी निर्माण होने के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है दोस्तों क्या करता है? ग्लूकोज जिसको हमने फार्मूला बताया था C6, ठीक है ना, H12O6 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन जोड़ो, ठीक है, ग्लूकोज को आप यहाँ लिख दो, ऑक्सीजन की मदद से आप कह सकते हो, से क्या करता है? विखंडन करता है। किसको? ग्लूकोज को, मतलब तोड़ता है रे दोस्तों। क्या करता है? तोड़ता है। क्या करता है? तोड़ता है। इतना हमने आपको पहली क्लास में ही बता रखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दोहरी झिल्ली वाला नहीं बताया होगा शायद हमने, लेकिन इधर बताएं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? दोहरी झिल्ली का कोशिकांग है, कोशिका का अंग है, ठीक है। इसे कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा घर कहा जाता है, ऊर्जा गृह कहा जाता है, क्योंकि एटीपी का निर्माण करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है, ठीक है। ये जो एटीपी है, इसी एटीपी को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एनर्जी कॉइन, ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है दोस्तों। इस दौरान जब एटीपी बनता है तो उस दौरान जो है क्या होता है, कैसे एटीपी बनता है? तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन के मदद से तोड़ता है। समझो कि ग्लूकोज ज़्यादा जटिल है, जटिल के मतलब आप समझ रहे हो, जैसे रोटी जो है हम जब दांत के पास ले जाते हैं उसमें ज़्यादा जटिल रहता है, उसको दांत क्या करता है? तोड़ता है रे, तोड़ता है और सरल बनाता है। तो ठीक उसी प्रकार से ग्लूकोज को ऑक्सीजन क्या करता है? तोड़कर सरल बनाता है, जिसे हमारी कोशिका ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर लेता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की मदद से माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? तो ऊर्जा निर्माण करता है ग्लूकोज के विखंडन करके, जैसे हमने आपको ये बताया था, ठीक है। जैसे आप समझो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये समझो कि पावर ऊर्जा का घर है, ऐसे ही होता है ऊर्जा का घर दोस्तों। ऐसे देखो, ये रहा है आपको ऊर्जा का घर, ठीक है ना। तो ये है आपका ऊर्जा का घर, यानी क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। समझो ऊर्जा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, मतलब आपको समझाने के लिए, ठीक है। आपने क्या लिया था दोस्तों? भोजन लिया था,
आपने भोजन के साथ साथ क्या लिया था, श्वसन लिया था, खाना खाया, श्वास लिया। तो भोजन का जब पाचन होता है दोस्तों, विभिन्न प्रोसेस के द्वारा जब भोजन गुजरता है, वो हम जब शारीरिक प्रक्रिया देखेंगे तो वहाँ देखेंगे, ठीक है ना, कैसे कैसे भोजन का पाचन होता है। तो भोजन का जब पाचन होता है तो ग्लूकोज में टूटता है। किस में टूटता है भोजन, ग्लूकोज में। बाकी बेकार पदार्थ शरीर के बाहर निकल जाता है। ग्लूकोज बोले तो क्या दोस्तों, C6H12O6, ठीक है, ये है। अश्वसन जो आपने किया मतलब ऑक्सीजन को लिया, बाकी तो सब बाहर निकल जाता है ऑक्सीजन। अब यही ऑक्सीजन और ग्लूकोजवा, ठीक है ना, दोनों मिलता है एक साथ। हमने कहा ना ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये क्रिया कहाँ हो रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। जब आप श्वसन किए हो ना, तो ये देखो जो ऑक्सीजन है वो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हमारा रक्त का जो लाल रंग होता है ना, वो किसी कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण से। तो वो हीमोग्लोबिन के माध्यम से, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन वाहक भी कहा जाता है हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन वाहक मतलब ऑक्सीजन को ढोने वाला, ठीक है। ये क्या है, ऑक्सीजन वाहक, ऑक्सीजन को ढोने वाला। ढो करके कहाँ ले जाता है, तो ये ढो करके कोशिका में ले जाता है। कोशिका के कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को देता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इस ऑक्सीजन के सहायता से ग्लूकोज को तोड़ता है, ग्लूकोज का विखंडन करता है। इतनी ज़बरदस्त तरीक़ा से हम आपको बता रहे हैं ना दोस्तों, अगर आप बढ़िया से ध्यान दे देगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। कितना ज़बरदस्त तरीका है, भोजन हमने किया, भोजन का पाचन हुआ, ग्लूकोज में बदला, अंततः कहाँ बदलता है, ग्लूकोज में, ठीक है। ग्लूकोज में बदला, कोशिका में चला गया, कोशिका के कहाँ जाएगा ग्लूकोज, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ठीक है ना। कोशिका का अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा कैसे जाएगा रे, कोशिका झिल्ली तो है, तो कोशिका झिल्ली क्या करता है, जरूरी पदार्थ को अपने अंदर जाने देता है। तो ग्लूकोज को जाने देगा, ऑक्सीजन को जाने देगा। अब चला गया माइटोकॉन्ड्रिया में, हीमोग्लोबिन की मदद से ऑक्सीजन चला गया माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन चला गया। अब यहाँ पे C6 सॉरी दोस्तों, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में ये दोनों जाता है, कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर देता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ये पे देखो आप, दोनों गया C6H12O6 अब प्लस क्या O2, यही ना गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया इसका छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ देगा, किसको, इस ग्लूकोज को, किसके माध्यम से, ऑक्सीजन के माध्यम से। किस भाग, किस चीज़ में तोड़ता है, सो आप देखो। तो दोस्तों ये तोड़ता है आपका ATP, जो कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। यही ऊर्जा जो है, ऊर्जा यही है ना जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो ये ऊर्जा हो गया आपका। इससे हमारा शरीर क्या होता है, चार्ज होता है। शरीर हमारा क्या होता है दोस्तों, तो चार्ज होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है। तो ये पूरी ऊर्जा हो गया, ठीक है ना, ATP। अब देखो आप खाना बनाते हो तो आप क्या देखते हो कि कुछ बेकार पदार्थ भी होता है। जैसे जब खाना आप बना रहे हो तो वाष्प के रूप में भी कुछ निकलता है बाहर। कुछ आप चावल बना रहे हो तो कुछ आप निकाल देते हो पानी के रूप में, ये आप चावल से निकालते हो, ठीक है। तो वो होता है। तो ये ATP बना, साथ साथ में दोस्तों और क्या बनता है, कुछ वाष्प बनता है। क्या बनता है, जैसे आप खाना बनाते हो तो वाष्प निकलते रहता है, तो वैसे ही वाष्प बोले तो H2O, ठीक है ना, ये H2O निकलता है। और क्या निकलता है, और क्या बनता है, और बनता है दोस्तों ऑक्सीजन। क्या, ऑक्सीजन, क्या बनता है, ऑक्सीजन। कहाँ पे, ये हमारे शरीर के अंदर हो रहा है दोस्तों प्रक्रिया। क्या हो रहा है, शरीर के अंदर तो यहाँ पे जो वाष्प बनता है, इसे हम अपने शरीर से पसीना के रूप में निकालते हैं। जो बिना कुछ किए धरे हम 400 ml निकाल देते हैं पसीना। आप जितना पसीना निकालो उतना आपका शरीर बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो करो धरो कुछ, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है दोस्तों, ये ऑक्सीजन हमारे समझो आप, ऑक्सीजन नहीं, सॉरी दोस्तों,
यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक हुआ, ऑक्सीजन नहीं, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को तो हमने लिया था, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। ये दोनों जो है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी वाष्प, ये दोनों अपशिष्ट पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? अपशिष्ट पदार्थ। कहने का मतलब बेकार पदार्थ। कैसा पदार्थ है? बेकार पदार्थ। अब इसी दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधा, आप समझो कि यहाँ पे पेड़ पौधा है, तो ये पेड़ पौधा जो है वो क्या करेगा? इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, जो हमारे बेकार पदार्थ है। माइटोकॉन्ड्रियम कार्बन डाइऑक्साइड बना ना, उसको हम अपने नाक के सहायता से निकाल देते हैं बाहर, ठीक है। और इसको पेड़ पौधा शोषण कर लेता है और ये अपना भोजन बनाता है। और ये अपना जब भोजन बनाता है तो ये ऑक्सीजन निकालता है। क्या निकालता है? ऑक्सीजन निकालता है। और इस ऑक्सीजन को कौन लेता है? हम लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति में संतुलन बना रहता है। जब हम अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं भोजन से, ग्लूकोज से, तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि बनता है बेकार पदार्थ, जो कि बाहर सांस के द्वारा निकालते हैं। उसको कौन, वो किसके लिए लाभदायक है? तो पेड़ पौधे के लिए। पेड़ पौधा लेता है अपने खाना बनाने में, हम अपने खाना, और वो जब खाना बनाता है तो ऑक्सीजन बेकार पदार्थ बनता है, उसको वो निकाल देता है और उसको हम अपने खाना बनाने में, ऐसे संतुलन बना है दोस्तों। अरे बहुत सारा ऐसा इंसान है जो केवल बस क्या करता है कि यही कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में लगा रहता है, इस प्रकृति को कुछ देता नहीं है, ठीक है ना। ना तो बैलेंस बनाने का काम करता है, केवल खाता है और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना। तो प्रकृति के लिए वो क्या है? पृथ्वी के लिए वो अभिश्राप हो जाता है वैसे व्यक्ति, ठीक है। तो आप इसको भी लगाओ और जितना आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है निकालते रहो, ठीक है। अभिश्राप आप नहीं बनो। तो ऐसे होता है दोस्तों। तो हमने क्या कहा कि देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है क्योंकि ऊर्जा के रूप में एटीपी बनाता है। जब एटीपी बनाता है माइटोकॉन्ड्रियम, जब कोशिका के साथ, मतलब कि जब ये प्रक्रिया होता है, इसको कहा जाता है, जब माइटोकॉन्ड्रियम ये प्रक्रिया हो रहा है ना, इस प्रक्रिया को क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने देखा था। कौन देखा था? क्रेब्स। इसलिए इस प्रक्रिया को क्रेब्स चक्र कहता है। क्या कहा जाता है? कि एक चक्र चलता है, जिसको क्या कहा जाता है? क्रेब्स चक्र चलता है, ठीक है। तो ये होता है जो कि ग्लूकोज टूटता है और किस किस चीज़ में बदलता है? एटीपी, जो कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, ऊर्जा है, हम उसी से चार्ज होते हैं, ठीक है। वाष्प, जो कि पसीना के रूप में निकाल देते हैं, बनता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं सांस के द्वारा, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का सामान्य परिचय। ये जो आपका ऊर्जा बन रहा है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया में एक ऑक्सीसोम नामक कुछ संरचना होता है, उसके द्वारा बनता है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को हम देखते हैं। किसकी संरचना को देखते हैं दोस्तों? तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को, ठीक है। तो आइए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना या बनावट, ठीक है ना। तो इसकी संरचना, ठीक है, आप देखो कि कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना होता है, ठीक है। बाहर से ये दो परत हमने बताया, दोहरी परत, एक परत ये है, एक परत ये है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से संरचना होता है, ठीक है दोस्तों। ये है बाहरी परत। कौन सा परत है? माइटोकॉन्ड्रिया का बाहरी परत। यही आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहा। ये आंतरिक परत है। क्या है? आंतरिक परत। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक परत को क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। आंतरिक दीवार को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। ये आप याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार या आंतरिक परत को क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी कहा जाता है। यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ऐसे लंबे लंबे, ये जो है दोस्तों, इसको ऑक्सीसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
ऑक्सीसोम, ठीक है ना। ऑक्सीसोम ये हो गया ऑक्सीसोम। इसी को F1 पार्टिकल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? F1 कण कह सकते हो आप, ऑक्सीसोम या F1 कण। इसी के पास यहीं पे दोस्तों यह प्रक्रिया होता है और एटीपी का निर्माण होता है। ऑक्सीसोम के पास ही क्या होता है? ऑक्सीसोम के द्वारा ही एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी क्या है? ऊर्जा का निर्माण होता है। और कह सकते हो आप ऊर्जा का निर्माण कहाँ पे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम में। कहाँ दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम में, ठीक है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्तों, इसके पास खुद का डीएनए होता है। अब डीएनए क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। डीएनए जो होता है ना, इसमें दोस्तों आपके आनुवांशिकता गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आनुवांशिकता गुण को बताता है कौन? डीएनए। डीएनए आनुवांशिकता गुण को बताता है। ये जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया आता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों हमारी माता से आता है। हमारी माता में हमारी नानी से। तो आप देखते होंगे कि अधिकांश व्यक्ति को उसके मतलब हो ही जाता है, नानी से ज़्यादा लगाव हो ही जाना है। क्योंकि हमारे शरीर का जो ऊर्जा है ना, जो हमारे शरीर में ऊर्जा मिल रहा है, उसका स्रोत कौन है? हमारी नानी है। नानी मतलब माँ को मिला है नानी से, तो नानी, और हमें मिला है किससे? माँ से। मतलब हमारे शरीर के जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को हमारे शरीर में लाने में हमारे पिता का कोई योगदान नहीं होता। पिता का कोई योगदान नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया किसका होता है? माता का। इसीलिए भी कहा जाता है कि माँ का कर्ज चुकाना किसी के बस के बात नहीं है, किसी का औकात नहीं है कि माँ का कर्ज चुका सके। सोचो ना आप, ऊर्जा जो तुम्हारे शरीर में बन रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, मतलब तू जिंदा है तो माइटोकॉन्ड्रिया यानी माँ के देन के कारण, ठीक है ना। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा हाँ, इसमें डीएनए भी पाया जाता है। ये डीएनए जो है क्या है? डीएनए में आनुवांशिक गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आनुवांशिक गुण मतलब जेनेटिक, क्या दोस्तों? जेनेटिक प्रॉब्लम आप सुनते हो। तो अगर इस माइटोकॉन्ड्रिया में, सॉरी इस डीएनए में या आनुवांशिक में, माइटोकॉन्ड्रिया में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप समझो पिता के पास है तो उसके बच्चा में कोई दिक्कत नहीं है। इस माइटोकॉन्ड्रिया में कोई प्रॉब्लम पिता के माइटोकॉन्ड्रिया में है, तो माइटोकॉन्ड्रिया तब उसके बच्चों में नहीं जाएगा, पिता से जाता है। किससे? माता से। माता या नानी के अगर माइटोकॉन्ड्रिया में कोई प्रॉब्लम है तो हमारी माता में आएगी, ठीक है ना। आ भी सकता है, ना भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये आती है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी है हमारी माँ को, माँ के मतलब कि जो कि आनुवांशिक बीमारी है उसके पूर्वज से आ रहा है, तो वैसा बीमारी है ना, तो मतलब कि बहुत चांस होता है क्या कि उसके बच्चों में भी मतलब कि ये बीमारी फैल सकता है। अगर बच्चा में, लड़का में गया तो ठीक है, वहीं तक रह जाएगा, एक शुभ संदेश ये होता है। लेकिन लड़की में भी चला गया तो वो कहाँ रुकेगा, उसका कोई अंत नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे होता है जेनेटिक प्रॉब्लम। तो माँ से हमें ये मिलता है और इसका कुछ हानि भी है, कुछ लाभ भी है, ठीक है ना। तो खुद का माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है और खुद का दोस्तों इसमें राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम। ये राइबोसोम हम अभी नहीं आपको बताए हैं, ना तो डीएनए बताए हैं, ठीक है ना। ये राइबोसोम जो है वो हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। तो डीएनए भी होता है, राइबोसोम भी होता है। इसलिए ये दोनों जिसके पास होगा ना, उसको अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाएगा। ये दोनों जिसके पास होगा उसको क्या कहा जाता है? तो अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाएगा। तो समझो आप कि माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए भी है और क्या है? राइबोसोम। ये जो दिखाई दे रहा है आपको बूंदा बूंदा, ये क्या है? राइबोसोम है। तो ये राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया होने, ये डीएनए होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है। हमने बता दिया आपको कि हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया हमारी माता से प्राप्त होता है, इसमें पिता का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। पिता का कोई रोल नहीं होता है। अब देखो कि
माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है एक बार और हम, ये तो संरचना आपको पता चल गया। बाहरी दीवार है, आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है। बाहरी दीवार चिकना होता है, ये कैसा होता है, चिकना होता है। और आंतरिक दीवार उंगली नुमा होता है, ये कैसा है, तो ये उंगली नुमा है, ठीक है ना। तो उंगली नुमा संरचना जिसको क्रिस्टी कहा जाता है। ऑक्सीसोम होता है जहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है ना। इसमें डीएनए भी पाया जाता है और राइबोसोम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइबोसोम, जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है दोस्तों, प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मतलब खोज किया था कि हमारे कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है, तो सबसे पहला बार जो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया वो रिचार्ड, देखो सबसे पहली बार एमसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, के बारे में किसने बताया, तो आप समझो कि रिचार्ड, क्या दोस्तों, रिचार्ड अल्टमैन, रिचार्ड अल्टमैन ने बताया। किसने बताया, रिचार्ड अल्टमैन। रिचार्ड अल्टमैन ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रखा था, बायोब्लास्ट रखा था। क्या रखा था, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रख करके क्या रखा था, बायोब्लास्ट रखा। इस बायोब्लास्ट का नाम माइटोकॉन्ड्रिया कार्ल बेंडा ने रखा। क्या, बायोब्लास्ट का माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने रखा, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम रखा वो कार्ल बेंडा ने रखा दोस्तों, ठीक है। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित बातें हमने देख लिया दोस्तों कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो ये आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का संरचना इस प्रकार से है। बाहरी परत, आंतरिक परत, दोहरी झिल्ली ये है, ठीक है। और इसमें डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण, इसलिए इसको मतलब प्रोटीन जहाँ पर निर्माण हो जाएगा खुद जिस कोशिका के अंग में, उसको अर्धस्वायत्त मतलब आधा ही है, स्वतंत्र है, किसी पर निर्भर नहीं है। बाकी जो अंग है वो जो है निर्भर है कि प्रोटीन ला करके हमें देगा तब हमारी काम चलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे है, ये अर्धस्वायत्त अंग है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि दोहरी झिल्ली वाली है। यहाँ पे क्या बनता है, ऊर्जा बनता है, इसलिए इसको ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका खोज सबसे पहले इसके बारे में जो बताया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में रिचार्ड अल्टमैन ने बताया, जो कि बायोब्लास्ट इसका नाम रखा था माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम रखा बाद में आया कौन, कार्ल बेंडा, और उसने रखा है, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है वो देख लेते हैं। रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन मतलब किस चीज़ का बना होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन मतलब इसकी संरचना किस चीज़ का बना होता है। तो देखो इसमें दोस्तों प्रोटीन होता है, हमने बता रखा कि राइबोसोम है तो प्रोटीन रहेगा। 60 से दोस्तों 65% इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। और इसमें वसा होता है, ठीक है, वसा होता है, 25 से 30% वसा रहता है, ठीक है। डीएनए रहता है, डीएनए और राइबोसोम बताया है हमने आपको, राइबोसोम 5 से 10%, कितना परसेंट, 5 से 10। चौथा दोस्तों खनिज, क्या, खनिज, तो खनिज जो होता है 1 से 2% रहता है। ये आप याद भी कर सकते हो, कुछ कुछ याद कर लेना, प्रोटीन, वसा, डीएनए, राइबोसोम, ये तो हम आपको पहले बता दिए, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन ही जाना है, ठीक है ना। तो हमने आपको क्या बताया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आज की क्लास दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया तक ही हम सीमित रखेंगे, ज़्यादा देखो साइंस है तो कम ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, लेकिन कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। कल लवक पढ़ लेंगे, फिर अगला क्लास में 2 अंक पढ़ लेंगे, 2-4 क्लास में ख़त्म, कोशिका हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, क्या, माइटोकॉन्ड्रिया
ये क्या है दोस्तों? तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो किसने बताया दोस्तों? तो वो जो बताया उसका नाम क्या था? तो आपका रिचार्ड अल्टमैन, जो कि बायोब्लास्ट इसका नाम रखा था। बाद में आया कौन? कार्ल बेंडा, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया इसका नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए इसको ऊर्जा का घर कहा जाता है। जो ऊर्जा बनता है वो एटीपी के रूप में बनता है। किस रूप में बनता है? एटीपी के रूप में बनता है, एडिनोसिन ट्रायोफॉस्फेट के रूप में बनता है। ये क्रिया जहाँ पे होता है उस क्रिया का खोज किसने किया था? तो क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने। और उन्होंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक चक्र चलता है। क्या चलता है? चक्र चलता है, जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है। तो क्रेब्स ने उस चक्र का खोज किया, जिससे क्या कहा गया? क्रेब्स चक्र। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र, तो क्वेश्चन आएगा क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो ये है दोस्तों, ये जो ऊर्जा का निर्माण होता है कहाँ होता है? ऑक्सीसोम, जो एक अंग हमने दिखाया था माइटोकॉन्ड्रिया का एक भाग ऑक्सीसोम, वहाँ पे होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा ज़बरदस्त आपको हमने बता रखा है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के उपस्थिति में तोड़ा जाता है तो वो एटीपी में बदलता है, साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो पेड़ पौधा लेता है, हमारी सांस के द्वारा निकालते हैं। तो ठीक है, और क्या वाष्प जो कि H2O है, वो पसीना के रूप में हम उसको निकाल देते हैं। ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि प्रोटीन से बना है, वसा से बना है, डीएनए और राइबोसोम और खनिज से बना होता है। ठीक है, तो ये रहा पूरी जानकारी माइटोकॉन्ड्रिया के लेकर के। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे हम लवक। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।